सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की श्रृंखला में अगर देखा जाए तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन हमने किए थे, उससे पहले 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे क्लास में और ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और बड़े ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या, अंग्रेज है अंग्रेजों से संबंधित, गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन, गवर्नर के बाद में युद्धों के जो युद्ध हुए थे उनके कारणों से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, मिशन से संबंधित। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगर बंगाल से शुरू करते हैं तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान बंगाल के संस्थापक थे। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो बंगाल के अंदर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि बंगाल के अंदर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बंगाल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों से संबंधित अगर बात की जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। अंग्रेजों से संबंधित अगर बात की जाए तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। अंग्रेजों से संबंधित अगर मैं बात करता हूँ तो 5वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया था। तो ये शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन है बच्चों? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 7वां क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो भारत के अंदर ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जो ठगी होती थी, जो लोग जो लूट लेते थे, आगजनी करते थे, चोरियां होती थी, डकैती होती थी, ऐसे कई मामले थे। इन सभी मामलों पर जो रोकथाम लगाने वाला कौन था? विलियम बेंटिंग। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो भारत में ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने प्रशासनिक सुधारों में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आएगा बच्चों। किसका नाम आता है? लॉर्ड डलहौजी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो भारत में रॉलेट एक्ट कब आया था? भारत में रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की बात है। अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत के इतिहास में हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? तो आपका आंसर क्या होगा? जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का आयोजन किया गया था और वो कमेटी कौन सी होती है? वो हंटर कमेटी होती है। सॉरी बच्चों।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं तो प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, दो कारण क्या थे। ऑब्जेक्टिव डायग्राम में प्लासी के युद्ध के दो कारणों की चर्चा कीजिए। पहला कारण कौन सा था और दूसरा कारण कौन सा था। प्लासी के युद्ध का पहला कारण था उनके घर की राजनीति। प्लासी के युद्ध में उनके घर पर एक ऐसी राजनीति होती है, घसीटी बेगम है, इनके परिवार के सदस्य इनका साथ नहीं देते हैं, इनके साथ धोखा करते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। समन्वय का अभाव था, समन्वय का अभाव था। दूसरा कारण है इनका दामाद मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सिंहासन से हटाना चाहते थे। घसीटी बेगम की राजनीति होती है, एक जगत सेठ होता है, ये सब लोग मिलके बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को सिंहासन से हटा के यहाँ मीर जाफर को सिंहासन पर आसीन करना चाहते थे कि मीर जाफर जब सिंहासन पर आसीन हो जाएगा तो वो सबको दौलत देगा और सब जो है जो वहाँ की दरबार की जो राजनीति है, दरबार की राजनीति में मीर जाफर का जज्बा होगा, मीर जाफर की चलेगी। मीर जाफर अपने आप में ऐसे हो रहे थे कि जो है मेरा एक शासन होगा, मेरा दरबार होगा, मेरा प्रशासन होगा, अंग्रेज मेरे साथ हैं, अंग्रेजों की बदौलत अगर मुझे शासन मिलता है, मुझे साम्राज्य प्राप्त होता है। ऐसे साम्राज्य के लिए सगे भाई का भी कत्ल कर देते हैं। ऐसे ये मीर जाफर ऐसे हैं और यहाँ इनके परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी ज़मीन को बेच दिया था। अपने सिराजुद्दौला को झुकना पड़ा। सिराजुद्दौला जो था वो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ सेना लेकर आए थे प्लासी के मैदान में और सेना लेकर आए और दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो? चूँकि षड्यंत्र कहलाता है, धोखा कहलाता है, युद्ध हुआ ही नहीं था। मीर जाफर ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया ही नहीं। आगे जब मीर जाफर ने अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाया था तो क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को जब सच्चाई का पता लगा तो सिराजुद्दौला उनके चरणों में गिर गया और चरणों में मीर जाफर के दामाद के चरणों में गिर गया। देश की इज्जत का सवाल है, सम्मान की रक्षा का सवाल है, परिवार का सवाल है, सब बातें उसने की, लेकिन मीर जाफर के कानों में कुछ भी रूह भी नहीं रेंगी थी और मीर जाफर को तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था और मीर जाफर ने उसकी कहा सुनी नहीं और वहाँ से सिराजुद्दौला को घोड़े पे सवार होकर निकल जाना पड़ा था। सिराजुद्दौला तो घोड़े पे सवार होकर वहाँ से निकल गए थे और जब घोड़े से उनके पीछे सैनिक लगा दिए थे और उनके पीछे सैनिक लगा दिए थे, बाद में सिराजुद्दौला को चारों तरफ से घेर लिया गया था और घेर कर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। सिराजुद्दौला के सिर को काट के मीर जाफर के सामने पेश किया गया था। तो हिंदुस्तान पे अब अंग्रेज़ों की बादशाह चलना शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान में अब अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ शासन करना शुरू कर दिया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों की भारत में नींव पड़ गई थी और इसी प्लासी के युद्ध के नींव पड़ने के बाद में 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ था और उस बक्सर के युद्ध में भारत की 3 महान शक्तियाँ पराजित हो गई थी। भारत की 3 महान शक्तियाँ पराजित हो गई थी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सत्ता जो थी, जो नींव जो थी, उस पर एक महल खड़ा हो गया था। अंग्रेज़ों की को महल खड़ा करने में जो सहयोग दिया था वो बक्सर का युद्ध था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। 12 नंबर प्लासी के युद्ध के 2 कारण हुए थे। अब हम प्लासी के युद्ध के 2 कारणों के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बक्सर के युद्ध के 2 कारण क्या थे। बक्सर के युद्ध के 2 कारण क्या थे? तो बक्सर के युद्ध के 2 कारणों में अगर हम देखें तो पहला कारण कौन सा होगा, दूसरा कारण कौन सा होगा? पहला कारण, यहाँ पहला कारण की बात करता हूँ मैं। बक्सर के युद्ध के 2 कारणों में तो पहला कारण था मीर कासिम, जो यहाँ का नवाब था बंगाल का। मीर कासिम एक योग्य शासक था और ये अंग्रेज़ों की राजनीति को अपने दरबार से हमेशा के लिए फिनिश करना चाहता था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए थे। इसने भ्रष्टाचार को बंद किया था। जो योग्य लोग होते हैं और जो अपने अच्छे कार्य करते हैं उन लोगों को रास्ते से जल्दी हटाया जाता है। और जब अंग्रेज़ों दस्तक चलता था, दस्तक को इन्होंने सबके लिए समान कर दिया था कि पहले दस्तक का मतलब होता था उस पर एक
टैक्स लगता था। अंग्रेज़ों को ये दस्तक का एक लाइसेंस मिला हुआ था। अंग्रेज़ों को क्या मिला हुआ था? लाइसेंस मिला हुआ था। और ये लाइसेंस 1717 ईस्वी में फर्रुख और मुग़ल सम्राट होते हैं, उन्होंने इनको अंग्रेज़ों को प्रदान किया था। फर्रुख को एक कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आता है। अंग्रेज उनको ठीक, एक डॉक्टर आएगा अंग्रेज़ों वाला, वो उनको ठीक कर देता, ठीक कर दिया। और वो फर्रुख इतना खुश हुआ कि उनको एक लाइसेंस दिया था कि इस लाइसेंस से आप पूरे भारत में आप व्यापार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप व्यापार कर सकते हो। अब व्यापार करना आपका काम है। आप व्यापार करो, आप मुंबई में व्यापार करो, आप मद्रास में, चेन्नई में, आप बंगाल में, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जा सकते हो। अब इस लाइसेंस को आप दिखाओगे, किसी भी बंदरगाह पे जाते हो, इस लाइसेंस को अगर आप दिखाते हो बच्चों, तो इससे क्या होगा कि आप इस पर टैक्स नहीं लगेगा और बिना टैक्स दिए ही आप अपने माल को एक जगह से आयात निर्यात कर सकते हैं। तो यही इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को हटाने के लिए एक योजना बनाई थी और उसी योजना की वजह से ये बक्सर का युद्ध होता है। पहला कारण था मीर कासिम एक योग्य शासक था और दूसरा कारण था दस्तक का प्रयोग बंद। दस्तक का प्रयोग इन्होंने बंद कर दिया था। कहने का मतलब अब दस्तक जो थी, जो लाइसेंस था, वो सबके लिए अलाउ कर दिया था कि अब इंडियन भी कहीं भी जाएगा, व्यापार करेगा, अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर दस्तक का कोई मतलब ही नहीं निकला था। दस्तक जो था वो मूल्यहीन हो गया था, पहले ये मूल्यवान था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, अब नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे। अट्ठारह की क्रांति के दो कारण। 1857 14 नंबर है ये। 1857 की क्रांति के दो कारण। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ है बच्चों, इस क्रांति को हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ये 6ठी क्लास से लेके और ये जो है BA क्लास, MA क्लास तक की क्रांति जो अपने आप में एक फेमस होती है, अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इसी क्रांति से हिंदुस्तान की आज़ादी का हमें सबक मिलता है। हिंदुस्तान की आज़ादी का मार्ग यहीं से शुरुआत होती है। एक बार तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अंग्रेज़ों को कन्याकुमारी तक धकेल दिया था हिंदुस्तानियों ने, क्रांतिकारियों ने। जो क्रांति थे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, इसको विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर होता है बच्चों, आज मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होता है, वो क्रांति कहलाती है। और जो कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है वो क्रांति कहलाती है। और विद्रोह वो जो होता है एक छोटे स्तर पे होता है। बंगाल में गवर्नर ने विद्रोह किया, उसके विद्रोह को दमन कर दिया। बंगाल में, गुजरात में गवर्नर ने विद्रोह किया, उसके विद्रोह को समाप्त कर दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय सिद्दी मोला ने विद्रोह किया था, उसके विद्रोह को फिनिश कर दिया था। इसी तरह शाहजहाँ के काल में छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, उसको फिनिश कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे विद्रोह हुआ था, उसका दमन कर दिया था। दमन करने का मतलब होता है कि उस विद्रोह को, उस ज्वाला जो जहाँ आग लगी है उसको शांत कर दिया, उस वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित कर दी थी। और क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन होगा, व्यवस्था सिस्टम बदल जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए इस क्रांति के बाद कौन कौन सी क्या आमूल चूल परिवर्तन हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया था। पूरा शासन जो था, अब महारानी विक्टोरिया वहाँ ब्रिटेन से बैठी हुई हिंदुस्तान पे राज करेगी। यहाँ सिस्टम को देखेगी वो आप सुन रहे हो ना मेरी बात। महारानी विक्टोरिया वहाँ ब्रिटेन में जो बैठी वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगी। वहाँ बैठी एक आदमी को भेजेगी, और वो कौन, वायसराय यहाँ हिंदुस्तान में आएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद आएगी, वायसराय के साथ सचिव आएगा, और सचिव की कार्यकारिणी परिषद होगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होगी। ये छुटपुट जो थोड़े से लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल देंगे, पूरे हिंदुस्तान की सामाजिक
आर्थिक व्यवस्था को बदल देंगे, पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को बदल देंगे, पूरे धन निष्कासन की जो प्रक्रिया, जो पूरा हिंदुस्तान का जो धन जो था वो सारा धन कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। ये धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अनरूल ब्रिटिश इन इंडिया एक किताब लिखी थी उन्होंने। यहाँ 1857 की क्रांति के अगर कारणों की बात करें तो सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, और मूल रूप से सैनिक कारण माना जाता है। सैनिक कारणों के अंदर बैरकपुर छावनी के अंदर, बैरकपुर छावनी में एनफील्ड राइफल को लेकर ये विवाद होता है। हालांकि बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि 1857 की क्रांति में राइफल, जो पहले जो राइफल चलती थी वो एक्चुअली ब्राउन राइफल होती थी, और उस ब्राउन राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का कहीं भी प्रयोग नहीं होता था। और बड़े धड़ल्ले से जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजों की यहाँ नौकरी करते थे, यहाँ नौकरी करके अपना पेट भरते थे। अंग्रेजों जैसा गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार थी उस ज़माने में, और उस ज़माने में जो अंग्रेजी सरकार थी वो जैसा कहते थे वैसे ही भारतीय सैनिक करते थे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर तक निकल जाए ना बच्चों, तब समझ लेना कि विद्रोह तो होना ही है। बाद में जब उनको पता लगा कि एक गोदाम के अंदर जो है गाय और सूअर की चर्बी से एक नई राइफल तैयार की जा रही है, और उस नई राइफल का नाम क्या? एनफील्ड राइफल होती है। वो कौन सी राइफल होती है? वो एनफील्ड राइफल होती है। और मंगल पांडे को जब पता होता है कि ये एनफील्ड राइफल है, और मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं, 2 ऑफिसरों का वो कत्ल कर देते हैं, और बंदूक लेके उसी एनफील्ड राइफल से 2 जनों का, उसने बाघ और ह्यूरस का उन्होंने कत्ल कर दिया था। वहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। यानी क्रांति जो है पहले से सुनिश्चित थी कि ये इतनी तारीख को 31 मई को होनी थी, लेकिन ये पहले ही 10 मई को ही शुरू हो जाती है। 10 दिन पहले ही ये शुरू हो जाती है क्रांति। और मेरठ से ये शुरू होती है। मेरठ आप सब फेमस है, ये यूपी के अंदर आप सब लोग जानते हो मेरठ को। ये मंगल पांडे भी आपके रहने वाले हैं, यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हैं। मंगल पांडे का नाम आज भी, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति के लिए याद किया जाता है। यहाँ मैं आपको 2 कारण बता रहा हूँ 1857 की क्रांति के। 2 तो कारणों में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें केवल मुख्य कारण ही लिखना है। तो मुख्य कारणों के अंदर अगर हम लिखेंगे तो गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, गाय व सूअर की चर्बी युक्त राइफल, ये राइफल का नाम भी क्या लिखोगे? एनफील्ड राइफल। और दूसरा कारण हम क्या लिखेंगे? दूसरा कारण जो मुख्य कारण माना जाएगा यहाँ पे, सैनिकों पर असमानता, अत्याचार, विदेश जाने वाली घटना, वेतन कटौती नियम। 1857 की क्रांति के 2 कारणों को लिखने के बाद, ये यहाँ हम 2 कारण देने के बाद हमें 2 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 2 अंक प्राप्त होते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 1857 की असफलता, 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण क्या थे? पहला कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था? हालांकि बच्चों 1857 की क्रांति अपने आप में सफल होती, लेकिन अब आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग मिलजुल के नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान में एकता का अभाव है। आज भी एकता का अभाव है बच्चों। अगर सभी लोग एक आवाज़ उठाए, एक संग हो, एक दल हो, एक नाम हो पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के समय भारत के जो विभिन्न राजा महाराजाओं ने अपने महलों के अंदर अंग्रेजों को छुपा दिया था। अंग्रेज जो थे वो कई राजा महाराजा, जो पहले राजा महाराजा चले आ रहे थे, जिनसे अंग्रेजों ने युद्ध किए थे, उनसे मित्रता की थी, उनसे सहायक संधियाँ की थी, उनके साथ जो सहायक संधियाँ की थी, उनके साथ बैठे थे, उनके साथ खाना खाया था, उनके साथ रहे थे।
अब वो अंग्रेज, अब उन जो भारत के जो राजा महाराजा थे, अब उनका समय था, क्योंकि पहले अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने उनकी सेवा की थी। अब उल्टा समय हुआ। अब अंग्रेज जो है वो मुसीबत में है, और वो राजा महाराजा जो थे उन्होंने सोचा कि जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो राजा महाराजाओं ने अब अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में। अब वो जो जितने भी राजा महाराजा थे, अंग्रेजों को जगह जगह अपने महलों में छुपा दिया था। कई अंग्रेजों को रुपए से धन दिया, उनको पैसा दिया, यहाँ से बाहर भगाया, और क्रांति में पूरा राजा महाराजाओं ने सहयोग नहीं दिया था। जनता जो थी वो राजाओं के साथ थी, और पूरी सब जगह ये फैला नहीं था विद्रोह, इसका कहीं विस्तार नहीं हुआ था। और ऐसे बहुत सारे कारण थे। ये उत्तर भारत तक ही ये सीमित रहा था। दक्षिण भारत में छिटपुट ही कहीं कहीं थोड़ा सा विद्रोह हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। यहाँ 1857 की क्रांति की असफलता के दो कारण देख रहे हैं। पहला कारण है कि समय से पहले विद्रोह होना। 1857 की क्रांति जो थी वो समय से पहले हो गई थी। और अगर दूसरा कारण देखा जाए कि 1857 की क्रांति का दूसरी असफलता का कारण क्या था, तो अंग्रेजों के पास में तो अस्त्र शस्त्र और सुसज्जित और ये प्रशिक्षण थे, ये इनके पास बंदूकें थी, सब कुछ था। और भारतीय जो थे वो परंपरागत युद्ध पद्धति से ही, वो तलवार से, भाले से, बर्छी से, इन सब से वो अपना वो अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। और इनमें जो प्रशिक्षित सेना नहीं थी इनके पास में। तो 1857 की असफलता के कारणों में हम पहला कारण ये बताएंगे और दूसरा कारण ये बताएंगे। अगर मैं 16 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के दो परिणाम की अगर बात करें तो इसके दो परिणाम क्या रहेंगे। 1857 अभी मैंने बताया बच्चों, कोई भी क्रांति होती है तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है। आर्थिक व्यवस्था का रूप बदल जाता है, सामाजिक व्यवस्था का रूप बदल जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का रूप बदल जाता है, और वहाँ के जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ हिंदुस्तान में EIC का कोई लेना देना नहीं था। EIC को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया था। EIC के जो थोड़े बहुत जो इसमें इम्पोर्टेंट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनको ही रखा गया था। अगर दूसरा परिणाम देखा जाए तो यहाँ एक वायसराय की नियुक्ति की गई थी। एक वायसराय आया था, वायसराय के इसकी कार्यकारिणी होती थी, वायसराय की कार्यकारिणी, जिसमें कुछ इंडियंस भी इनमें शामिल होने थे, और एक वायसराय की गवर्नर जनरल, यानी वायसराय गवर्नर जनरल, इसकी स्वयं की एक कार्यकारिणी होती थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी। यहाँ गवर्नर जनरल को वीटो पावर था यहाँ पे। ये यहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता था। यहाँ कार्यकारिणी में जो इंडियंस थे, ये जो है, यह प्रश्न पूछने का इनको अधिकार नहीं था, बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था। जैसे कि 1919 का अधिनियम मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने डिटेल से इसकी चर्चा की है। यहाँ से हम आगे देखने के बाद 1857 के परिणामों में दो परिणामों को देखने के बाद आगे हम चलते हैं। असहयोग, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के दो कारण क्या थे, यहाँ हम देखेंगे। पहला कारण कौन सा था, दूसरा कारण कौन सा था। असहयोग आंदोलन के कारणों में अगर देखें तो बहुत सारे कारण थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत में आगमन हो चुका था। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में आए थे तो उनको सार्जेंट के रूप में अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी को इतना पता नहीं था कि अंग्रेज हमारे साथ धोखा करेंगे, क्योंकि हम भारतीय लोग जो है हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करना ही हमारा, क्योंकि विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है बच्चों। और यहाँ जब उनको सार्जेंट के रूप में महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा कि आप तो सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट, और उस समय 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर यहाँ से हिंदुस्तान से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ गए थे। महात्मा गांधी की बदौलत जब वहाँ पर वो जीत भी गए थे तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। केवल उनको मिठाई का डब्बा देकर ही खुश कर दिया था बच्चों उनको। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीतियाँ यहाँ हिंदुस्तान में लागू करने के बाद महात्मा गांधी की आँखें खुल गई थी। महात्मा गांधी
ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना एक्शन लेना शुरू किया था। यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन का पहला रॉलेट एक्ट था पहला कारण। और दूसरा कारण की अगर मैं बात करूं तो जलियांवाला हत्याकांड था, जलियांवाला हत्याकांड। रॉलेट एक्ट सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है, और जलियांवाला हत्याकांड सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड क्या है। 1919 के अंदर अंग्रेज का नाम होता है, रॉलेट नाम का एक अंग्रेज था ब्रिटिश संसद में। इस अंग्रेज को उस संसद के अंदर इसी के नाम से भारत में कि तेरे नाम से ही भारत के अंदर एक रॉलेट एक्ट लाया जाएगा। इसमें ना वकील होगा, ना दलील होगा, ना अपील होगा, किसी भी प्रकार की कोई कुछ नहीं होगा। और किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देना ही रॉलेट एक्ट कहलाता है। ये काला कानून था और भारत में पहली बार इसी रॉलेट एक्ट के कारण ही हड़ताल की गई थी। 1919 में कोलकाता में पहली हड़ताल हुई थी और थोड़े दिनों बाद 13 अप्रैल की बात है बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का नाम सुना होगा आपने, बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर। पंजाब के अंदर अमृतसर नामक स्थान पर, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग आज भी बना हुआ है। मैं देख कर आया था, आप भी जरूर जाइए और भारत के हिस्टोरिकल स्थानों को जरूर देखिए। जलियांवाला बाग में वहाँ दरवाजे जो है, छोटा दरवाज़ा था, हजारों लाखों की संख्याओं में लोग अंदर चले गए थे। हंसराज नाम का एक व्यक्ति वहाँ मीटिंग कर रहा था और भाषण दे रहा था। अचानक जनरल डायर ने आदेश दे दिया था, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। धां धू गोलियां चालू हो गई थी, हजारों लोग घायल हो गए थे, बाहर निकलने की जगह नहीं थी, ऐसा माहौल हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी। महात्मा गांधी जो है बॉम्बे से दिल्ली से वो पंजाब में इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली से जब वो वहाँ बॉम्बे से जब वो दिल्ली पहुँचे थे तो दिल्ली से उनको गुप्त रूप से गायब कर दिया था महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने। तो ये जो सिस्टम चल रहा था, महात्मा गांधी ने, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और ये इस तरह की जलियांवाला हत्याकांड है। कई लोग घुटनों के बल जा रहे थे, सड़कों पे लाशें बिछी हुई थी, चारों तरफ अशांति का माहौल था। ये अंग्रेजों का, ये ब्रिटिश शासन का, अंग्रेजों का जो है ये हुकूमत चल रही थी, अंग्रेजों की बादशाह चल रही थी। ऐसे के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना बहुत आवश्यक था। तो असहयोग आंदोलन को चलाकर महात्मा गांधी ने भारत की जनता को एक किया। सभी लोग इसमें, पूरा भारत एक हुआ था, सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे अहिंसा का नारा दिया था कि हमें जो है हिंसा का जवाब हमको हिंसा से नहीं देना है, हमें अहिंसा से देना है, हमें उनको झुकाना है, हम उनको झुका के हम हिंदुस्तान से उनको बाहर निकाल सकते हैं। और इस तरह असहयोग आंदोलन चलाकर महात्मा गांधी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी बच्चों। यहाँ मैं 15 के बाद 16 हुआ यहाँ पे, और अब 17 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। असहयोग आंदोलन के दो परिणाम, असहयोग आंदोलन के दो परिणाम क्या हैं? पहला परिणाम क्या होता है और दूसरा परिणाम क्या होता है? यहाँ असहयोग आंदोलन अपने आप में असफल हो गया था, उसका क्या रीजन था? पहला इसका रीजन ये होता है, सबसे मेन रीजन ये था कि यूपी का चोरा चोरी घटना होती है। यहाँ पर जो है 20-22 पुलिस वालों को जिंदा जेल में जला दिया जाता है। और यहाँ जिंदा जेल में जला दिया था, महात्मा गांधी तक ये बात पहुँची थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं जो है अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और तुम सबको मैं अपने साथ लेके चलूँगा, और तुम जो है अगर इस तरह से हिंसा करोगे तो ये आंदोलन अपने आप में स्थगित होगा और इसे स्थगित होना पड़ेगा। और उन्होंने अपने प्रस्ताव को पढ़ के सब लोगों को सुनाया कि मैं इसको स्थगित करता हूँ। जनता जो थी वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी, और जनता जब महात्मा गांधी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि अब इस असहयोग आंदोलन को यहीं स्थगित किया जाता है, तो यहीं जो है 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को ये घटना हो गई थी। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो इसका पहला कारण हम ये देखेंगे, स्थगित किया गया था। दूसरा कारण इसमें क्या देखा जाएगा, असहयोग आंदोलन
के दो परिणाम क्या निकले थे। परिणाम देख रहे हैं हम। परिणाम में ये आंदोलन क्या है, अपने आप में असफल हो गया था, इसको असफल नहीं मान सकते हैं हम। या हिंसा की वजह से इसको असफलता को करार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ बहुत आलोचना की थी महात्मा गांधी की। जो आंदोलन बड़ी तेज गति पे उफान पे था, ऐसे आंदोलन को बीच में ही रोक देना कहाँ की बात है। और इस तरह महात्मा गांधी से चित्तरंजन दास ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस आंदोलन के बाद में चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने महात्मा गांधी एक आलोचनात्मक रूप से उनके सामने प्रकट हुए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन, साइमन एक अंग्रेज का नाम होता है बच्चों। यहाँ जितने भी मिशन अगर आते हैं तो वो अंग्रेजों के नाम से ही आते हैं। ब्रिटिश संसद के अंदर साइमन नाम के एक व्यक्ति को भारत में भेजा गया था कि भारत के अंदर जो समस्याएं चल रही है उस समस्याओं को देखने के लिए एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। और ये एक रिपोर्ट लेकर आया था कि भारत में हम संवैधानिक सुधार करेंगे, भारत में हम जो है सांप्रदायिक समस्या उसका हम निपटारा करेंगे। साइमन जब भारत में आया था तो पंजाब में इधर लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। बम्बई के अंदर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, लाठियाँ बरसाई गई थी। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी का हिसाब जो है अंग्रेजों को ताबूत पर कील की तरह साबित होगा। और इस तरह साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं। ये 7 सदस्य ही कमीशन होता है और 7 सदस्य ही सभी कौन थे, अंग्रेज थे। 19 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया था। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। अगर मैं 20 क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने कितनी मांगे रखी थी और वो गवर्नर जनरल कौन था या वो वायसराय कौन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी थी, 11 मांगे रखी थी। और गवर्नर वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे प्रस्तुत की गई थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने 11 मांगों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया था बच्चों। और इस मना कर देने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि हम बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, बिल्कुल विनम्रता के साथ हम ये आंदोलन शुरू करेंगे। साबरमती आश्रम से ये दांडी तक गए थे। 24 दिन की यात्रा थी, 240 किलोमीटर था, लगातार पैदल चलते रहते। वहाँ जाकर उन्होंने 6 अप्रैल का दिन था और वहाँ जाके उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ते ही महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया था। जेल में बंद कर देने के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा था। ये आंदोलन 2 बार चलता है बच्चों। एक बार ये असफल होता है, दूसरी बार चलता है, फिर दूसरी बार ये आंदोलन जो है अपने आप में कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाने के बाद महात्मा गांधी फिर ये अपनी राजनीति से अलग हटके और वो हरिजन यानी हरि नाम से जो जनता है, हरिजन उनके सामाजिक कल्याण में जुड़ जाते हैं, उनके लिए सहयोग करना शुरू कर देते हैं। भीमराव अंबेडकर की राजनीति शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। कल फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।